ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम सलाम जेके में। और सलाम जेके प्रोग्राम में जहां हम अब जम्मू कश्मीर के सूरत हाल और जम्मू कश्मीर के दूसरे मामलात, इंतजामी मामलात पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं ज़िला पुंछ की ओर, जहां पर अभी धमाके की खबर सामने आई है और धमाके में क्या कुछ हुआ है आसिफ आपको बताएंगे और उसके बाद हम सीधे जम्मू एयरपोर्ट का रुख करेंगे। सरहदी जिला पुंछ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक एक बारूदी धमाका हुआ है जिसमें एक फौजी जाँ बहक हुआ है और दूसरा जख्मी हो गया है। इतलात के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल का करीबी इलाका और कृष्णा घाटी सेक्टर है, जहां पर जो इब्तिदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं फौज की एक अगली चौकी के नजदीक धमाका हुआ है जिसके जद में एक फौजी एहलकार आया, उसका साथी भी आया है। एक की जान चली गई है और दूसरा जख्मी हुआ है और अब फौज की तरफ से इलाज मुआवजे के लिए उसे फौजी अस्पताल में ही दाखिल कराया गया है। क्योंकि फौज ने ज़ेरे ज़मीन बारूदी सुरंगें यहाँ नस्ब कर रखी हैं, इसलिए यहाँ ऐसे हादसे आमतौर पर होते हैं। लेकिन इस धमाके की जोरदार आवाज़ से आसपास के इलाके दहल उठे हैं। जो इब्तिदाई रिपोर्ट्स आई हैं, कृष्णा घाटी सेक्टर के अंदर ये हादसा पेश आया है। ये धमाका हुआ है बारूदी सुरंग का धमाका, जिसमें एक फौजी एहलकार जाँ बहक और दूसरा जख्मी हुआ है। चलिए एलओसी के साथ साथ दूसरे मामलात पर भी बात करते हैं और जहां जम्मू एयरपोर्ट की हम आपको बात बताएंगे। लेकिन उससे पहले ज़राए के हवाले से हमारे पास एक खबर सामने आ रही है। ये ज़राए से हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि जहां जम्मू कश्मीर के अंदर एनआईए, ईडी या दूसरी तहकीकाती एजेंसियां काम कर रही है और छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, वहीं पर ज़राए से हमारे पास खबर सामने आ रही है कि सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, उन्होंने साबिक जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी के घर पर छापा मारा है। ये अभी खबर जो आ रही है ये ज़राए के हवाले से खबर आ रही है। ऑफिशियली इस खबर की कोई तस्दीक अभी तक नहीं हुई है, लेकिन खबर हमारे पास यही आई है कि सीबीआई की जानिब से छापामार कार्रवाई जो की गई है वो साबिक जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी के घर पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। ये खबर श्रीनगर से सामने आ रही है। श्रीनगर में सीबीआई की जानिब से कार्रवाई की गई है और साबिक जिला तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी के घर पर छापा मारा गया। चलिए इस वक्त श्रीनगर से खबर आ रही है जहां पर सीबीआई बल्कि एनआईए ने नहीं, सीबीआई की जानिब से कार्रवाई की गई है। और जो इब्तिदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं ज़राए के मुताबिक यहां पर सीबीआई की तरफ से कार्रवाई की गई है। श्रीनगर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर सीबीआई ने कार्रवाई की है और जिला तरक्याती कमिश्नर साबिक जो डिप्टी कमिश्नर हैं श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी, उनके घर पर छापेमारी हुई है। इस तरह की खबर ज़राए के हवाले से आ रही है और मजीद तफसीलात थोड़ी देर में इस पर और लेंगे तो आपके पास दोबारा चलेंगे। और क्या फिलहाल हम चलते हैं जम्मू और जम्मू एयरपोर्ट के हवाले से जो हम खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, जो पहले ही इशारा दिया गया था कि 23 तारीख से जम्मू एयरपोर्ट से बाज़ाब्ता तौर पर शबाना परवाज़ों की शुरुआत की जाएगी और जम्मू जाने वाले मुसाफिरों को कल बड़ी राहत दी गई है। जम्मू से शबाना परवाज़ें शुरू हो चुकी है, यानी कल से 23 जुलाई से एलजी मनोज सिन्हा ने पहली परवाज़ को रवाना किया। जम्मू के अंदर मुसाफिरों को राहत मिली है। मुख्तलिफ तरीकाकार ज़मीनी सहूलियात की तकमील को यकीनी बनाने में अब मदद मिलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से बड़ी बात इस मौके पर कही गई है, चूँकि अब ये काफ़ी वक्त से इंतज़ार हो रहा था और तस्वीर भी आपको बताएंगे क्योंकि गो एयर की पहली फ्लाइट जब शबाना परवाज़ों का आगाज़ हुआ है, हालांकि श्रीनगर के अंदर इंतज़ार थोड़ा तवील ज़रूर हो रहा है, लेकिन जम्मू के अंदर बाकायदा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहली परवाज़ को रवाना किया है और इस परवाज़ के शुरू होने से दिल्ली से जम्मू तक का सफर आसान होगा। नाइट फ्लाइट ऑपरेशन का इफ्तिताह किया गया है और इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू से दिल्ली जाने वाली गो एयर की रात गए पहली परवाज को अमली तौर पर परचम दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इस नाइट फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज के वक्त लाजमी तौर पर मुख्तलिफ तरीकाकार और ज़मीनी सहूलियात की तकमील को यकीनी बनाने और इसके लिए मरकजी हुकूमत और मुख्तलिफ एजेंसियों की हिमायत का भी एतराफ़ किया और उनकी तरफ से कहा गया जिस तरीके से काम अब तक फिजाइया की डायरेक्शंस के बाद या मरकजी सरकार की तरफ से मरकजी वजारत शहरी हवाबाजी की, यानी सभी लोग आपस में जो कंसर्न लोग थे मुशावरत कर रहे थे और उसके बाद बिलाखिर वो ऑपरेशन जिसका बरसों से इंतजार था जम्मू हवाई अड्डे से शुरू हो चुका है। चलिए इस खबर पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार भी मौजूद है। विनोद, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है और
नाइट फ्लाइट की बात करेंगे जम्मू एयरपोर्ट से, जब ये फैसला सामने आया और कल बाज़ाब्ता तौर पर इसका आगाज भी हुआ, ज़मीनी सूरत हाल क्या कुछ है ताजरों के अंदर या आम लोगों के अंदर? इसकी शुरुआत के बाद क्या कुछ देखने को मिल रहा है कि किस तरीके की खुशी उनके अंदर है, क्योंकि नाइट फ्लाइट का शुरुआत यहाँ से होना ये काफ़ी देर से यहाँ के लोगों की मांग भी थी। बिल्कुल अमीन, आपने ठीक कहा कि लंबे समय से ये इंतजार किया जा रहा था जम्मू एयरपोर्ट से नाइट फ्लाइट शुरू हो और कल इसका आगाज हुआ। पहली सॉर्टी में, पहली फ्लाइट में 80 पैसेंजर्स जम्मू से दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। और आपको बताते चले कि 1300 फीट जो नया रनवे उसको पुराने रनवे के साथ जोड़ा गया है और उसके बाद ये पॉसिबल हो पाया है कि नाइट फ्लाइट यहाँ से शुरू की जाए। दूसरा बड़ी बात, जो एक्सटेंशन का काम एयरपोर्ट का चल रहा है, उस एयरपोर्ट के एक्सटेंशन का काम अगस्त 31 तक मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद और भी फ्लाइट यहाँ से रात को रवाना होगी। जो ट्रेडर्स हैं, जो टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इसका बड़ा लाभ होगा क्योंकि लोग वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, तो जो अगर नाइट की फ्लाइट शुरू होती तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। जी नहीं विनोद, अगर हम बात करेंगे नाइट फ्लाइट की शुरुआत हो गई है एयरपोर्ट के अंदर, जिस तरीके से आपने कहा नए रनवे को पुराने रनवे के साथ जोड़ा गया, लेकिन उसके साथ साथ एयरपोर्ट के बाहर किस तरीके के इंतजाम किए गए कि अगर सयाह या दूसरे लोग इस फ्लाइट के जरिए जम्मू एयरपोर्ट पे पहुंचते और एयरपोर्ट से निकलने के वक्त उन्हें दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े? देखिए अमीन, वहां पर एक टैक्सी स्टैंड रहता है। जो लोग बाहर से आते हैं जिनको टैक्सी चाहिए होती है वो 24/7 कल से शुरू हो चुकी है। किसी भी पैसेंजर को किसी तरह की दिक्कत ना आए, बाहर सिक्योरिटी पहले से अवेलेबल है और यहाँ पर एयरपोर्ट है उसके पास ही साथ ही पुलिस स्टेशन भी है, सतवारी पुलिस स्टेशन, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह ठीक है। और दूसरी जो सुविधाएं हैं, यातायात की सुविधाएं, उसको लेकर के भी जो पूरी व्यवस्थाएं की गई है, तो मुझे लगता है कि अभी तक किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है, लेकिन कुछ फ्लॉज जरूर रहते हैं जिसको आहिस्ता आहिस्ता ठीक किया जाता है। जो लकूनास रहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते हैं। तो विनोद जी, क्या पैसेंजर फ्लाइट्स के साथ साथ जो कार्गो फ्लाइट्स हुआ करती हैं या फिर जो ट्रेडर्स हैं वो अपना सामान एयर सर्विसेज के थ्रू जम्मू ले जाते हैं दिल्ली से, तो क्या ऐसा भी कोई प्लान है प्रशासन का? अभी सच अभी नहीं है, लेकिन आगे खुद उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कहा है कि यहाँ से सामान कार्गो के माध्यम से दुबई तक भी ले जाया जाएगा, बाकी देशों में भी ले जाया जाएगा और एक व्यवस्था की जा रही है। और आपको बता दूं आसिफ की इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी जमीन आइडेंटिफाई की जा रही है और जम्मू एयरपोर्ट के अलावा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की भी तैयारी की जा रही है। विनोद जी, आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये शुरुआत हो गई है एक अच्छी शुरुआत है, क्या आपको लग रहा है कि इस शुरुआत से जो बार बार जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा था कि यहाँ के किसानों या यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स जो है उनको इंटरनेशनल मार्केट में सुविधा मिले, इस चीज से, इस आगाज से ऐसा कुछ सामने आ रहा है? चलिए, विनोद जी से राब्ता कट गया है, लेकिन इस बीच आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आज की सूरत हाल है उन सब के बीच में ये अहम संग मील इसलिए साबित हो सकता है अगर इंतजामिया कार्गो फ्लाइट्स का आगाज करती है या फिर फ्रूट ग्रोवर्स को इजाजत देती है जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर चूंकि एक बड़ा हिस्सा है जहां पर एक कदीम सन्नत, सेब हो, अखरोट हो, बाकी चीजें हो, वादी से मुल्क की बड़ी मंडियों तक पहुंचते हैं और बैनुल-अक़वामी मार्केट के अंदर भी इनको मुतारिफ कराया जा चुका है। इसलिए श्रीनगर के अंदर भी इंतजार फिलहाल थोड़ा तवील जरूर हो रहा है, लेकिन जम्मू के अंदर ये पहली तस्वीर के गो एयर की पहली फ्लाइट जिसको परचम दिखाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने देर रात रवाना किया है और काफी वक्त से इस ऑपरेशन के लिए कोशिशें जो चल रही थी, मिलाकर उन्हें अमली जामा पहना दिया गया। बिल्कुल, चलिए इसके साथ साथ दूसरे मामलात और दूसरे मामलात में अगर हम बात करेंगे कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया पूरी तरह से तैयारियां कर रही है और इंतजामात को हतमी शक्ल भी दी जा रही है, जिस तरीके से माहिरीन ने पहले ही इशारा दिया। इस बीच अगर हम कल की बात करेंगे तो एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से मीटिंग का इनेकाद किया गया और मीटिंग में तमाम जिला तरक्याती कमिश्नरों ने शिरकत की और भी अफसरान ने शिरकत की और उसके साथ साथ श्रीनगर के अंदर वीकेंड लॉकडाउन, इस सब पर हम अपने साथी इरफान फाजिल से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आसिफ आप तक पहुंचाएगी कि मीटिंग के दौरान किन मामलात को मद्देनजर रखा गया। जम्मू कश्मीर के अंदर अच्छी चीज यह है कि कोविड के केसेस इस साल सबसे कम रिपोर्ट हुए हैं।
और इन सब के बीच में राहत की बात यह है कि इंतजामिया अब मजीद इकदाम उठाने पर जोर दे रही है। कोविड के बीच इंतजामिया की तरफ से, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से अब मुसलसल इकदाम किए जा रहे हैं। कोविड टास्क फोर्स, डिप्टी कमिश्नरों और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है उनके साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुलाकात हुई है, ऑनलाइन मीटिंग हुई है। इन सब के बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेकर हालात को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से फोर्स के साथ जहां पर मीटिंग हुई वहां पर सभी डिस्ट्रिक्ट्स को अब ग्रीन जोन में रखने का जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने फैसला लिया है। तमाम अजला ग्रीन जोन के दायरे में आ चुके हैं और वीकेंड कर्फ्यू की जहां तक बात है, श्रीनगर के अंदर जिला इंतजामिया ने साफ कर दिया है कि यहां पर वीकेंड कर्फ्यू बरकरार रहेगा और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को आज के वक्त में भी फॉलो करना उसी तरीके से जरूरी है जैसे पिछले कुछ महीनों के दौरान किया गया। इसके अलावा कोविड कंटेनमेंट मेजर्स क्या हो सकते हैं अगर कहीं पर कंटेनमेंट जोन बनाने की कोशिश, कश्मीर के अंदर कोविड के केसेस कम हुए हैं और इस बीच आपको बताएं कि पिछले 24 घंटों के दौरान जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो राहत पहुंचाने वाले हैं। इस साल जो अब तक के सबसे कम मुस्बत केसेस वो 63 तादाद रही। एक की मौत पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है और 18 अजला में से जो इस वक्त कुल तादाद मुतासरीन की इस वक्त पहुंच चुकी है वो 10 से कम बेशतर अजला के अंदर। ये अच्छी खबर है कि आप 20 डिस्ट्रिक्ट्स को जब आप काउंट करके देखते हैं कोविड की जो इस वक्त की सूरत हाल है तो उनमें से 18 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर 10 से कम कोविड केसेस पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। 145 दिनों के बाद कोरोना वायरस के रोजाना मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद कम हुई है और 24 घंटों में तशखीस के लिए 35,420 टेस्ट हुए हैं। टेस्टिंग का सिलसिला ग्राफ ऊपर गया है लेकिन केसेस कम आया। 9 मुसाफिरों समेत 63 अफराद की रिपोर्टें मुस्बत आई हैं और इन केसेस को मजीद खत्म करने के लिए कोविड टास्क फोर्स के साथ मीटिंग भी मुनक्किद हुई है। चलिए इस खबर के साथ साथ दूसरी खबर पे भी आते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर जहां कोरोना मामला को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया की जानिब से खासकर एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से मीटिंगों का सिलसिला जारी है और खुद वो इस चीज़ की निगरानी कर रहे हैं कि किस तरीके की सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर है और इंतजामिया कहाँ तक इस पर काबू पाने में कामयाब हो चुकी है। वहीं पर अगर हम महकमा सेहत के बुनियादी ढांचे की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के हवाले से भी इकदाम उठाए जा रहे हैं। कल की बात करेंगे तो कल रैनावाड़ी के अंदर जो कायम है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल, यहाँ पर कल एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें सेहत के एडिशनल सेक्रेटरी अटल डल्लू और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर भी मौजूद रहे और आसिफ, सबसे बड़ी बात यहाँ से ही तकरीबन सभी अजला के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर आईसीयू बेड का इफ्तिताह किया गया। बिल्कुल, टेली आईसीयूज का इफ्तिताह न सिर्फ सेंटर पहली बार हुआ कश्मीर वादी के अंदर बल्कि इसका जो आसान लफ्ज़ों में थोड़ी देर में हम अपने मेहमान से जुड़ेंगे और बताएंगे मजीद इस पर तफसीलात, लेकिन जो आसान लफ्ज़ों में समझा जा सकता है कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कुछ इसमें सब जिला अस्पताल भी शामिल किए गए हैं। जब इफ्तिताह किया गया अतुल डल्लू की तरफ से, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और बाकी मुतलकिन भी मौजूद थे, तो इफ्तिताह के दौरान जो सरकार की तरफ से आईसीयू की जो सहूलियात थी वो हर हॉस्पिटल के अंदर हो और आज के वक्त में टेली आईसीयूज का लाना सरकार इसे अपने लिए एक बड़ी कामयाबी मानती है। उस वक्त जब कोविड के बीच में मजीद इकदाम उठाने पर जोर दिया जा रहा था तो सरकार ने ये सहूलत हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ साथ कश्मीर वादी के अंदर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर भी शुरू करने के लिए कोशिश कर दी है और न सिर्फ कोशिश की है बल्कि उसे हतमी जो है वो इस वक्त अमली जामा भी पहनाया गया है। इस कोशिश से अब क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, वहां पर कम से कम एक आईसीयू बेड जो है वो इमरजेंसी खिदमात के लिए किसी भी वक्त 24 घंटे इस्तेमाल किया जा सकेगा। जो कोविड के दौरान राहत की खबर थोड़ी जरूर है, चूंकि अस्पताल बंद रहे, वार्ड्स बंद रही, इमरजेंसी में लोगों को मुश्किलात कोविड के दौरान पेश आई, लेकिन उन सबको दूर करने के लिए अब महकमे की तरफ से, सरकार की तरफ से बड़ा कदम और टेली आईसीयू अब शुरू किए गए हैं। इनको डायरेक्टली कनेक्टेड किया गया है सेंट्रल कमांड के साथ, JLNM श्रीनगर के साथ, जहां से तमाम चीजें फंक्शनल बनाई जाएंगी और किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहां जहां ये सहूलत होगी वहां पर फंक्शन करने से पहले यानी ऑल ओवर जो कमांड एंड कंट्रोल होगी वो श्रीनगर JLNM के पास होगी। बिल्कुल, इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने कल ये बात बताई कि जहां इस
ऐसे इकदामात से लोगों को फ़ायदा होगा। दूसरी जानिब अगर देखा जाएगा तो ऐसे टेली ICU बेड जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कायम किए गए, उससे कहीं ना कहीं श्रीनगर के बड़े अस्पतालों पर जो दबाव मरीजों का रहता है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। लेकिन चलिए, जहां महकमा सेहत की हमने बात की, महकमा सेहत के बुनियादी ढांचे के हवाले से बात की, वहीं पर अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली महकमे की। और कल की तकरीब के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो LG मनोज सिन्हा ने जहां कल 7 पावर प्रोजेक्टों को लोगों के नाम वक्फ किया है, जिनमें ज़िला पुलवामा, ज़िला गांधरबल, ज़िला बडगाम और बांडीपोरा शामिल है। वहीं पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही है, लेकिन उस बीच उन्होंने बिजली फीस की अदायगी को लेकर जो बात की है, कहीं ना कहीं उसके बाद अवामी हलकों के अंदर बहुत से सवाल भी सामने आए हैं और एक रिपोर्ट भी आई है। उस रिपोर्ट के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन कल की मीटिंग के हवाले से थोड़ी सी तफसीलात आज से पहुंचाएंगे। पहले आपको बिजली के हवाले से खबर जब बताई जा रही तो उन मंसूबों की बात बताते हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिनको हरी झंडी दिखाई, और उसके बाद बिजली सप्लाई सरमा से कबल बेहतर होगी ये दावा किया गया। उसके बाद डिफॉल्टर्स की भी बात करेंगे। 7 पावर प्रोजेक्ट आवाम के नाम वक्फ कर दिए गए। 3 दहाइयों से चले आ रहे बिजली के जो मसाइल थे उनको अब खत्म करके हल करने की राह पर इस वक्त तेजी से गामजन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान है। बड़ी बात है कि इनमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये 7 प्रोजेक्ट्स हैं। जुनूबी जिला पुलवामा, वस्ती कश्मीर का गांधरबल जिला और बडगाम, और बांडीपोरा शुमाली कश्मीर का। यहां पर नए प्रोजेक्ट्सों को अवाम के नाम वक्फ किया गया और इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंतजामिया ये मानती है कि 30,400 घरानों को इससे फायदा मिलेगा। यानी जहां जहां बिजली सप्लाई या नहीं पहुंची थी या मुतासिर हो रही थी, वो परेशानी भी अब दूर हो गई है। और नए रिसीविंग स्टेशन भी इसी प्रोजेक्ट के तहत बनेंगे, जिनकी तामीर से 3,350 लोगों को या घरानों को काबिल एतमाद बिजली की फराहमी मुमकिन होगी। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक तरफ बयान है। और इस बीच ये भी साथ ही कहा गया कि बुनियादी ढांचा जो बिजली का है उसको तब्दील करने के लिए 500 करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं उन्हें यकीन है कि इस शोबे में जितने चैलेंजेस हैं उनको दूर करने के लिए और मसाइल का हल तलाशने के लिए महकमे ने बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिए हैं। इस बीच आपको बताएं कि ये एक तरफ की बात, लेकिन दूसरी बड़ी बात, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया जब एक तरफ बिजली मंसूबों को आवाम के नाम वक्फ कर रही थी, तो अब बिजली की उस खबर पे चलते हैं जिस पर श्रीनगर में हम अपने सीनियर साथी सईद तजम्मुल के पास भी चलेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली का बहरान, आम आदमी इसलिए इससे परेशान जरूर होता है, लेकिन यहां पर किस तरीके से कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इस बहरान के जिम्मेदार हैं, वो भी जरा आपको डिटेल में बताते हैं। कई अहम इदारे हैं। 425 करोड़ रुपए बिजली फीस अदा करने में आज भी कई महकमे, जिनमें बड़े बड़े इदारों का नाम भी सामने आया इस फहरिस्त में, जो आज के वक्त में नाकाम है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस भी महकमा बिजली का 5,82,000 की इस वक्त मकरूज हुई है। यानी 5,82,000 ये बिल जो जमा करवाने थे बिजली का, वो अभी तक नहीं हो पाया है। इसके अलावा कई अहम बड़े जो तरक्याती मंसूबे हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन सरकार बिजली बहरान को दूर करने में इसलिए नाकाम हुई है। कुछ दिन पहले हमने आपके सामने एक तफसीली रिपोर्ट रखी थी जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा ज़राअत से लेकर दीगर कई अहम महकमे हैं जिन पर लाखों रुपए या 1 करोड़ तक जिन पर इस वक्त कर्जा है, बिजली की फीस अदा करने में अभी तक नाकाम रहे हैं। लेकिन आज के वक्त में महकमा बिजली का 5,82,000 रुपए का DSF मकरूज है। इसके अलावा आप देखेंगे तो मजमूई तौर पर 120 करोड़ 85 लाख रुपए की रकम महकमा बिजली को बतौर बिजली फीस अदा करनी अभी बाकी है। ये CRPF पर इस वक्त कर्जा है, BSF के साथ CRPF पर देखिए। और अक्टूबर 2020 में जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से 11,000 करोड़ बिजली के कर्जों की अदायगी के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को उस वक्त कर्जा हासिल करने का फैसला लिया गया। लेकिन आज के वक्त में 2011 के बाद भी आज देखेंगे तो 11 बरस बल्कि 2020 के बाद देखेंगे अक्टूबर के महीने में तो तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने वाला है, लेकिन आज मामलात हल नहीं हुए हैं। 425 करोड़ रुपया जो कानून नाफिज करने वाले इदारों पर आज के वक्त में भी बोझ है, और कर्जा जब बिजली महकमे पर पड़ा तो इसका डायरेक्ट असर आम सारिफिन पर पड़ रहा है। बिल्कुल, ये सब पर बात करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे साथी सईद तजम्मुल भी जुड़ चुके हैं। लेकिन इससे पहले के सईद तजम्मुल से इस पर बात करें, 2 खबरें हमने आप तक पहुंचाई प्रोग्राम के आगाज में। एक बांडीपुरा शुमाली कश्मीर का इलाका, और इस जिले में आज सुबह ही फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच जो गोलियों का तबादला हुआ है, उसमें पुलिस की जानिब से जो बात कही गई है वो ये है कि अब तक 2 आदमी शख्स मिलिटेंटों को यहाँ पर हलाक किया गया है, ये पुलिस की जानिब से बताया गया। और उसके साथ साथ जो श्रीनगर के अंदर CBI कार्रवाई के हवाले से हमने आप तक खबर पहुँचाई है, वो खबर ये है कि तुलसी बाग के अंदर जो डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी का
सरकारी रिहाइशगाह है T5, वहां पर इस वक्त 5 सीनियर पुलिस अफसरान के अलावा एक लोकल लेडी पुलिस अफसर भी शामिल है सीबीआई की टीम के साथ, जहां पर यह छापामार कार्रवाई है। ये खबर सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल चलते हैं अपनी खबर की ओर, जो आसिफ आपको बता रहे थे कि आंकड़े किस तरीके से सरकारी इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास जो बिजली फीस अभी तक अदा नहीं किया गया, उस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से सईद तजम्मुल भी मौजूद है। तजम्मुल साहब, एक तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है, आसिफ अभी खाका पेश कर रहे हैं कि कहां कहां पर कितना बिजली फीस अभी वसूल करना है, लेकिन कल की अगर हम बात करेंगे, एक तकरीब हुई, तकरीब के दौरान पावर प्रोजेक्टों को लोगों के नाम वक्फ किया गया है, बहुत सारी बातें सामने रखी गई है बिजली, माकूल बिजली की फराहमी को लेकर। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा साहब ने कल एक बात कही कि लोगों को ताउन करना होगा, लोगों को बिजली फीस अदा करनी होगी वक्त पे। अगर हम बात करेंगे, जब से बैंक बिजली फीस वसूल कर रहा है तब से शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने बिजली फीस की अदायगी वक्त पर ना की हो, क्योंकि बैंक का डर सभी लोगों के अंदर है। और आपको लग रहा है कि जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही है और जिस तरीके से एलजी मनोज सिन्हा ने कल ये बात कही है, कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो की जो सिचुएशन है वो एलजी साहब तक नहीं पहुंच पा रही है उस सिमत में जिस सिमत में पहुंचनी चाहिए, ताकि जो एलजी साहब मंशा बनाकर आए हैं कि जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की और जम्मू कश्मीर के लोगों के मुश्किलात का अजाला करना है, वो सही तरीके से हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। आसिफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में ये पहली बार इस तरह के आंकड़े सामने आए जब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट पकड़, चाहे वो साबिक पीटीपी, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की आंकड़े कोई मुख्तलिफ नहीं थे। कोई दिल्ली में मौजूद कश्मीर हाउस से लेकर जम्मू कश्मीर में बादामी बाग कंटोनमेंट के मुख्तलिफ जोन और मुख्तलिफ एजेंसीज के जो दफ्तर हैं, उन्हें अभी तक बिजली फी जो है वो वाजिबुल अदा है। और ताजा आंकड़ों में जहां आप 425 करोड़ गिना रहे हैं, मुझे याद है कि बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट जो थे, जो जेके हाउस में काफी टाइम गुजारा करते थे, उनका फीस और बाकी मामला भी वहां पे वाजिबुल अदा थे। यानी एक लंबा चौड़ा मामला है जिसको हल करने के लिए ना ही कभी वजीर आला ने कोशिश की, जो कि यूनिफाइड कमांड के हेड हुआ करते थे, ना उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस से इस तरह से जवाब तलबी की, और ना ही मौजूदा दौर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अभी तक 425 करोड़ से जो फोर्स किया और बाकी डिपार्टमेंट शामिल हैं। लेकिन हालात हैरत है मौजूदा दौर में जब आप जम्मू कश्मीर में ऑल वेदर की बात करते हैं, चाहे आप सर्दी और गर्मियों की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी फोर्स अपने बंकरों से लेकर कैंपों तक बिजली का बेपनाह इस्तेमाल करते हैं और हर तरफ से गर्मी का इंतजाम रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन फी जो है वो अभी तक वाजिबुल अदा है। हालांकि एक अहम बात है कि बादामी बाग कंटोनमेंट का इंजीनियरिंग विंग और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे कि तुलसी बाग में छापामारी कर रही है, इन दोनों महकमों ने, एजेंसीज ने अपना बिजली फी इस महीने तक का क्लियर किया हुआ है। यानी सीबीआई और बादामी बाग कंटोनमेंट इंजीनियरिंग विंग ने अपना फी क्लियर किया हुआ है। बाकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ और दीगर एजेंसीज जिसमें सरकारी महकमे भी शामिल हैं, उनकी फी जो है वाजिबुल अदा है। जरूरत इस बात की है कि जिस कदर आपने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिस वक्त कौम के नाम वो बिजली प्रोजेक्ट कल हवाले किए और कहा कि इसका ख्याल रखें, इनफरादी तौर पर आप कार्रवाइयां करते हैं, घरों में आप कार्रवाइयां करते हैं, मुलाजमिन से पासबुक वगैरह मांगते हैं कि आपने बिजली फी अदा की या नहीं। लेकिन जब आप सरकारी दफ्तरों में देखते हैं, मुझे याद है कि पिछले गवर्नमेंट में कई मेन स्ट्रीम पार्टियों के जो दफ्तर हुआ करते थे, वहां की बिजली फीस तक उनकी बकाया पाई गई थी। और जब आप डिपार्टमेंट की बात करते हैं, मौजूदा दौर में 11,000 करोड़ रुपए का कर्जा हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर के महकमा बिजली ने यूनियन डिपार्टमेंट को लिखा था और कर्जा तकरीबन दिसंबर 2020 में मंजूर भी किया गया और उसके बाद इस कर्जे को कंपनसेट करने की कोशिश की जाती है। मुझे लगता है आपने सही तज़किरा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जो कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त छापामारी और बाकी मामला को दुरुस्त करने के लिए काफी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन बिजली महकमे को हमें सर्दियों में बिजली फीस न मिलने का शाखसाना भी एक गरीब सिंगल स्टोरी वाले मकान को भी उठाना पड़ता है। कहते हैं कि बिजली फीस अदा नहीं की गई। इंडिविजुअली तो पब्लिक ने बिजली फीस अदा की है, लेकिन जो आपके अपने महकमे हैं, सिक्योरिटी फोर्स और एजेंसी जो आपकी हैं, उन्होंने बिजली फीस अदा नहीं की है, जिसका खमियाजा जम्मू कश्मीर के एक आम नागरिक को भुगतना पड़ता है।
लेकिन सैयद तजम्मुल, आज के वक्त में ये कर्जा लेने के लिए मुतबादिल क्या है? पिछले दिनों हमने सिविल कुछ डिपार्टमेंट्स बताया, आज ये सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, बहुत सारे ऐसे जिन पर करोड़, 1-1 करोड़ तक का कर्जा भी हमने देखा। और 2020 अक्टूबर में कहा गया कि फाइनेंस पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत कर्जों की अदायगी होगी। उसके बाद भी कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई और 3-4 दिन पहले हमने एक रिपोर्ट रखी, आज दूसरी है। 425 करोड़ रुपए का कर्जा होना, मतलब ये हुआ कि जिस पॉलिसी पर 7 माह पहले अक्टूबर में काम शुरू हुआ था, उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। क्या कोई दूसरा ऑप्शन है महकमे के पास आज के वक्त में, जब बिजली की पैदावार बढ़ाने की भी बात लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहे हैं? देखिए, ये रिपोर्ट जो है ये हमारी उस सिक्योरिटी एंगल के आसपास है, गवर्नमेंट के दफ्तरों के आसपास है जी। इसको गवर्नमेंट चाहे तो इसको हल करना भी चाहे, लेकिन इसमें वक्त लग सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस को आपको जब आपने दिल रवाना किए हों तो वहां का जो अगर ट्रांजिट कैंप होगा, सीआरपीएफ का यूनिट होगा, बीएसएफ का यूनिट होगा, तो उन्हें इस मंजूरी के लिए फ्रंटियर ऑफिस को लिखना होगा। और फ्रंटियर ऑफिस के बाद जम्मू कश्मीर में जो उनके डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल होंगे, उन्हें एतमाद में लेना होगा, क्योंकि हर 2 साल के बाद अफसर तबादले हो जाते हैं। मुझे लगता है कि सिक्योरिटी फोर्स का बिल इसी शेप में रहेगा और इसमें वक्त लग सकता है कि कितने 425 करोड़ के आसपास में तकरीबन इसका 50-70% जो बिलिंग है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। लेकिन जब तक ये हो जाता, गवर्नमेंट ऑफिस में जो बिलिंग वाजिबुल अदा है सरकारी महकमों के पास या एजेंसीज के पास, उसको वसूल करने की कोशिश की जाती। आज भी अगर आपको नगर निगम पालिका या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तरों के आसपास में बिजली के कनेक्शन देखेंगे तो वो गैर कानूनी तौर पर है, क्योंकि काफी टाइम से बिजली फीस अदा करने के बाद कई महकमों ने, बिजली डिपार्टमेंट ने कनेक्शन काट दिए हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट, विद इन गवर्नमेंट जो है ये मामला चलेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस के पास वाजिबुल अदा बिजली की बिल के साथ साथ सरकारी दफातरों के जो वाजिबुल अदा बिले हैं उनको मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर लेवल पर मामले को उठाया जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने और मुतल्लिका मुशीर वसीर अहमद खान ने पहले ही इस मामले को काफी आगे तक पहुंचाया था। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आगे इस बात को ले जाएंगे तो कर्जे की अदायगी हो सकती है, वरना आपको इसी हाल में फिलहाल इन रिपोर्टों को जारी करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल, तमाम बहुत बहुत जानकारी के शुक्रिया। जिस तरीके से सैयद तजम्मुल कह रहे थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर चाहें, क्योंकि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के अंदर सेंटर की नज़र है और अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे तो सेंटर की मुदाखलत के साथ साथ ये करोड़ों रुपया जो है, जो बिजली फीस की शक्ल में है, इसको बाज़ाब्ता तौर पर वसूल भी किया जा सकता है, जिससे महकमे के माली बहरान को कम किया जा सकता है। इस बीच हम अपने टेक्निकल टीम को बताएंगे कि लोगों के मसाइल के हवाले से वो अपनी फ़ोन लाइन भी ऑन करें, लेकिन इसके साथ साथ जासूसी के मामला, और यह आपको याद होगा ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर भी इस जासूसी मामले पर काफ़ी चर्चा हो रही है। इससे पहले कि हम लोगों की बात सुने, आसिफ आपको इस हवाले से कुछ तफसीलात बताएंगे, फिर हम लोगों की बात सुनेंगे। बिल्कुल, मुल्क में पेगासस के जरिए जासूसी का जो मुबैना मामला है, इस पर ज़राए से कुछ मजीद तफसीलात मिल रही हैं और मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं। खबरसां इदारों की जानिब से इसमें एक और खुलासा किया गया। मुल्क की अहम शख्सियात नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी सहाफ़ी, सियासतदान व समाजी कारकुनान आज के वक्त में निशाने पर थे। हुकूमत की एक अनआइडेंटिफाइड एजेंसी का यहाँ पर जिक्र किया गया है, लेकिन खुले तौर पर कौन सी एजेंसी हो सकती है, इल्ज़ाम जो है इनडायरेक्टली वो सरकार पर लगाया गया है। सरकार की तरफ से ऐवान में हालांकि इसका जवाब दिया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसके तार जुड़े हुए थे। ये खुलासा चंद खबरसां इदारों की जानिब से किया गया। कई वेब पोर्टल्स हैं, न्यूज़ एजेंसियां हैं जिनकी तरफ से इसकी तस्दीक की जा रही है और जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 25 लोग ज़राए के मुताबिक जिन पर पेगासस के जरिए 2017 से 2019 तक नज़र रखी गई है। बड़ी बात यह है कि महबूबा मुफ्ती, उनके फैमिली के 2 मेंबर्स, ये भी जिक्र किया गया है खबरसां इदारों की जानिब से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के अंदर, और सैयद अली शाह गिलानी, उनके कुछ करीबी साथियों पर, और मीर वाइज, मौलवी उमर फारूक साहब, इसके अलावा 25 कुल मिलाकर लोग सहाफ़ी, सियासतदान, समाजी कारकुनान जिन पर नज़र थी। हालांकि सरकार ने तमाम चीज़ें ऐवान के अंदर डिनाई कर दी हैं कि ये मॉनसून सेशन से पहले इस तरह का मामला लाना, ये जासूसी का इल्ज़ाम बेबुनियाद है, सरकार इसे करार दे रही। लेकिन ज़राया या फिर आप देखेंगे तो खबरसां इदारे जो लगातार रिपोर्ट्स कर रहे हैं, कल तक मुल्क की अहम शख्सियात, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, इजराइल की न जाने कितनी अहम शख्सियात पर नजर रखने की बात हो रही थी। अब जाकर मामला जम्मू कश्मीर भी पहुंचा है और खबर ये कि महबूबा से लेकर दीगर कई लोग थे जिन पर नजर रखी जा रही थी सरकार की एक एजेंसी की तरफ से, लेकिन ये दावा एजेंसियों की तरफ से किया जा रहा, न्यूज एजेंसी जिस पर सरकार ने डिनाई किया है। इस बीच आपको ये भी बताएं कि
खबरसा इदारे जिसने रिपोर्ट शाया की है, हालांकि मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आई है, उनमें यह भी बताया गया है कि जो एनएसओ ग्रुप है, यानी उस एनएसओ ग्रुप के इजराइल के अंदर उसने जिस सॉफ्टवेयर का हिंदुस्तान के अंदर कई अहम शहरियों की जासूसी की है, उस एनएसओ के साथ जम्मू कश्मीर के तार भी जुड़े हैं। यहां 25 लोगों पर नजर रखी गई। अब वो एनएसओ जिसे लेकर टास्क फोर्स एक बना दी गई है, इजराइल के अंदर कार्रवाई शुरू हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर फिलहाल हुकूमत इससे मान नहीं रही है और इसे बेबुनियाद करार दिया जा रहा है। लेकिन हिजब इख्लाफ लगातार हमलावर हैं और अब जम्मू कश्मीर की कुछ अहम शख्सियात का भी इसमें खुलासा हुआ है। जासूसी का मामला और जासूसी के मामले के साथ ही हमने अपने पैनल प्रोड्यूसर रमेश मलागर को लाइन ऑन करने की बात कही थी, क्योंकि लोगों के मसाइल भी है और इस प्रोग्राम में लोगों के मसाइल को हम उजागर करते हैं। खुद लोग अपने अपने इलाके का जो है उनके मसाइल, दरपेश मसाइल है, वो खुद बयान करते हैं और आला हुकाम तक ये मसाइल पहुंचते हैं और उनका अजाला भी होता है। चलिए प्रोग्राम की हम आगाज़ में अब लेते हैं पहला कॉलर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आज जब बोट करने पे दो भी माला पे जनाब क्या कह रहे हो, वार को ओतर पे दो लेडी गुलशन मगर क्या कहाँ सड़की हालत कहो। अच्छा, सड़की मामला ये वाद में तो म्युनिसिपल कमेटी तान बिल्कुल वमेद म्युनिसिपल कमेटी हंद जिम्मेदार तिम तुज कत बोजन तो यह सड़की मामल तो अमचे शहर पर हवाले तुलन तम कदम ताकि तुम मुश्किलात तम मुश्किलात तिमन हल नेर। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो हेलो हेलो, नाम बताएं, कहां से? हेलो, जावेद बोल रहा हूँ सोपोर से। जी बताएं। हाँ अस्सलाम वालेकुम। अभी आप जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कौम के नाम जो हमारे जो पावर्स ये किए, बड़ा खुश हुए ये सुन के। लेकिन साथ ही साथ में सोपोर के हवाले से आपको आसिफ साहब ये बताते चलूं कि लास्ट ईयर जब विंटर था तो उस वक्त के जो कमिश्नर थे और चीफ इंजीनियर पावर थे, उसने हमें बताया था कि जो आपका सोपोर का 50 MVA ट्रांसफार्मर है वो सड़क की खराबी की वजह से उधमपुर में खड़ा है। क्या तब से वो वहीं पर खड़ा है? आसिफ भाई, छोटे भाई, जरा ये बात ऑनरेबल हमारे जो चीफ इंजीनियर साहब है उस तक क्या पहुंचाइए कि सोपोर के लोग तो बिजली फीस बराबर दे रहे, तो लेकिन क्या ये सितंबरी का हाल नहीं है? उस ट्रांसफार्मर के ना होने से मतलब सप्लाई में क्या खलल पड़ रहा है अभी? बिल्कुल, जब तक हमारे पास 50 MVA ट्रांसफार्मर नहीं होगा, जब विंटर आएगा, हमारे पास सोपोर में तो लाइट ही नहीं होगी। ये आप इनके छोटे मुलाजिम यहाँ पर है, उनसे भी ये मालूम कर सकोगे। जायद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और सोपोर इलाके में जो वादा किया गया था लोगों के साथ, इंतजामिया को चाहे कि उस वादे को पूरा किया जाए ताकि विंटर आने से पहले ही इनके मुश्किलात का अजाला हो सके। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बात उम्र बैठन वन तो क्या मामला मामला आबुक बनाया खजान तथ आब वापस नलकल वन बिछावन बाकी शब्दन तान तम बिछावन बिछावन तथ क्या बिछावन लाइन बिछावन अहन लाइन खजान वजान बनोक स्टोखनाग आब सारे इलाक योर मगर अहन कहें। यह कुछ इलाक यह ओमपोरा बडगाम। अच्छा, ओमपोरा बडगाम, यह ओमपोरा कॉलोनी कि ओमपोरा? ओमपोरा मेन ओमपोरा हब कॉलोनी तिमन दिन मगर दिवान कुने। अच्छा खजान बनो। चलो वमेद यह मामला मुतलिक महकम के जिम्मेदारन ताम वोतमुत कि अगर तमो कसीर रकम खर्च कोर लुकन साफ चनाव फ्राहम करने बापत तो वन अगर अत सर्विस लाइन त्राने बापत कैंसन पाइपन हज जरूरत है, अमे हवाले ते पजन तिमन कदम तुलन ताकि युस मकसद सह मकसद सपदे पूरा। ब्या कॉलर वनकन फोन लाइन पे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बस अमदाकल पे फारूक अहमद अर्ज करान। वन तो फारूक साहब क्या मामला मामल जनाब तो बड़ ये जबरदस्त अमे सुबह न्यूज हूं बड़ ये मे बसान नदर सुबह बस दपान खबर गई मिस गई मतलब पावर प्रोजेक्ट बनान वनकनस मे वोन आज ब्रो 3 रेत ज गवर्नर सोबस कत करान मतलब आजकल यह गलती कंस गवर्नमेंट गलती अवाम ज्यादा बड़ बार अत गलती तुम वो रात पावर असल पे जन सिविल लैंड मगर दोस्त लैंड ये बनावान लुक आवाम मेम वतन पकान कहें चला लाइट मा चलान हर कुन दिन लाइट चलान यह जाय पावर गसान
گلین مجھ ساری نیران مسجد نماز پڑھنے پن محل توت تم نیران توت کران سوئچ بند مگر مین روڈس کھانا یہ پاور بند تھی عام سری نگر پاور راتس دہ چالو رکیٹ بہ کران کہ تھی وچتو یہ ات پہ ات کم لائن مین یا کم چیز یا لکن گزارش کران تم نیتن تم وچتن یور کنت یم کرتن یہ پاور کران مین سڑکن بند. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے پروگرام میں, بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ پاور کی آپ کی پرابلم دور کی جائے گی. نیکسٹ کالر, نام بتائیں اپنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد الطاف شارت کرا سعد نارا سمجھ سن. جی میں دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو آج آپ نے بات چلائی ہے کہ پاور کے لحاظ سے بالکل ہمارا جو علاقہ ہے سعد نارا پتہ ہے کہ ٹرانسفارمر ہے استان محل اس کا نام ہے. ہزار بار اپلیکیشن دی ہم نے کہ جو تاریں ہیں بخشی صاحب کے دور میں یہ تاریں لگائی گئی, ابھی تک ان کو چاہیے نہیں کہ ہر روز ہر رات کے وقت یہ گرتی ہے. پھر لائن مین بیچارے آتے ہیں ان کو گڑ جوڑ کرتے ہیں. ایکسیڈنٹ کا خطرہ AEE صاحب ایگزن صاحب کے پاس میں خود گیا, اپلیکیشن لکھی میں نے وہاں پر ڈالی. میں نے ان کو کہا کہ یہاں ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے, مہربانی کے لیے. لوگ فیس بھرتے ہیں ادھر سے, ہمارے گاؤں میں لوگ فیس بھرتے ہیں. پھر یہ آپ یہ تار کیوں نہیں چینج کرتے ہیں؟ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں آپ لوگ, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہاں جو ٹرانسفارمر تھے دیے ہمارے گاؤں میں وہ MLA صاحب نے دیے. دوسری بات بھی کہی ہے الطاف صاحب, دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات ہماری یہ ہے کہ جو ہمارا یہ ہیلتھ سینٹر کا مسئلہ ہے, 2013 میں ہمارا ہیلتھ سینٹر اپروو ہوا تھا. اس وقت کا منسٹر تھا محمد اکبر لون صاحب. 2013 میں NTPSC منظور ہوا. پھر اس کے وقت جو ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے اس کے لیے لینڈ پرووائڈ کی تھی, لیکن بدقسمتی کی وجہ سے 2020 تک اس کا پتہ نہیں چلا کہ کہاں گیا. پھر میں نے خود پروسیس کی ادھر سے, وہ سرپنچ صاحب آ گیا, اس نے بھی مجھے مدد کیا اس میں. تو پھر ہم تحصیلدار صاحب کے پاس لینڈ پرووائڈ کیا ہے. پھر گیا یا DC صاحب کے پاس, DC صاحب نے بھیجا CMO سے نے بھیجا ادھر کیا بولا اس کو. چلیے الطاف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے معاملات ہیں بجلی کو لے کر, ہیلتھ کو لے کر یا ڈرینیج کو لے کر, اور ہمیں امید ہے کہ متعلقہ محکموں کے ذمہ داران افسران تک یہ بات پہنچے ہوگی. اور سب سے بڑی بات محمد اکبر لون کی بات آپ نے کی, وہ اس وقت ممبر پارلیمنٹ بھی ہے, ان تک بھی یہ بات پہنچی ہوگی اور آپ کے علاقے میں جو لوگوں کے مشکلات ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکے, تاکہ دوبارہ آپ کال کرنے پر مجبور نہ ہو اور اپنے مسائل دوبارہ اجاگر کرنے پر مجبور نہ ہو. فی الحال ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سہیل صاحب جی فرما پاورس متعلق فیسس متعلق بالکل تھی ونتو اخ گی پان بجلی ڈپارٹمنٹس یہ رقم بغیر اوتر مطلب گور صبن وول بیس مختلف ڈپارٹمنٹن نش کرورن مز اربن مز گا فیس مطلب یہ لوڈ پن سورے عام صارفس پہ بجلی فیسس کھالان سہ کڑان یہ مطلب سلن مگر ڈپارٹمنٹن یا پانس اصل پوشان کہین کہ تاکہ بران پن فیس یہ پیان پتمہ لٹہ کھولک بجلی فیسس گھان اور AES تک ونان سا کھولک پتہ اچھا ون اچھا یہد زن ڈپارٹمنٹن نش فیس بقایا یا خود محکمس مز فیس بقایا پانس یہ عام صارفن دن فیس. بالکل تہذ امید تہذ کت LG صبس نش وچم کہ یتھ تہ وونو کہ لوکن اضافی بجلی فیس ہیوان تو یپر پن ڈپارٹمنٹ تمن فیس تمن نش ہین تو امید یہ معاملہ ووتمت. لیکن فی الحال ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پہ موجود ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میں ناوگام سے شنکر پور میں بول رہی ہوں, اس کو بولتے ہیں الگنی کالونی. جی جی بولیے. ادھر ایک مسئلہ ہے, یہاں روڈ کی بہت پرابلم ہے. پچھلے کچھ 4-5 سالوں سے ہم تنگ آ گئے مگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں نے بہت بار ادھر کال کرنے کی کوشش کی مگر آج ہو گئی. پلیز اس کو کچھ کیجیے آپ لوگ. چلیے آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں کال کی اور ہمیں یہ یقین بھی ہے, امید بھی ہے کہ آپ کے علاقے یعنی شنکر پورہ میں جو لوگوں کو سڑک کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یہ بات متعلقہ محکمے کے ذمہ داران تک پہنچی ہوگی اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جائے. نیکسٹ کالر, نام بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کشتواڑ سے بول رہا ہوں میں, ارشاد احمد. جی بتائیں. سر میرا ایک مسئلہ ہے, میں نے پچھلے فروری مارچ میں ایک فائل بنانے کے شروع کیا تھا ہاؤس لون کے لیے. جی.
तो सर मुझे लगता है 15 दिन का टाइम होता है पेपर बनाने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक। सर मुझसे 2 बार फीस भरवाई गई, कल दोबारा मुझे फोन आया कि भाई आपकी फाइल में और प्रॉब्लम है। सर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग एक ही बार क्यों नहीं बोलते हो कि इसमें ये प्रॉब्लम है। सर हफ्ते के बाद उसके बाद जब साइन कराने जाते कभी तहसीलदार साहब नहीं मिलते, कभी वो दूसरे नए साहब नहीं मिलते, वो हफ्ता वहाँ फिर खाते। सर मेहरबानी होगी प्लीज अगर ये मसला एसीआर सर तक पहुंच जाए, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं बार बार इनके पीछे फिरूं। सर प्लीज ये मेहरबानी होगी। इरशाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की और यकीनन आपकी जो डिमांड है जेन्युइन है, तो मुतल्लिका महकमा को चाहिए कि एक ही बार आपसे इंसाफ किया जाए ताकि आपको मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ है। नाम बताएं कहां से? हेलो, चलिए नेक्स्ट कॉलर दे दीजिए। नाम बताएं कहां से? इस्लामाबाद पे अनंतनाग पे यूथ सर्विस सपोर्टरशिप डिपार्टमेंट ZPO लिस्ट 2 ؤری गई तक 2019 मज द्रोमुत फरवरियस मज वन वुनिस ताम कर रिटायर मकले ग 7 नफर तम मकले रिटायर ग मगर लिस्ट सोन कर कह मेहरबानी कर वात इन डिपार्टमेंटस तम दपस यमो क्या कोर बिचार लिस्ट क्या दपान गो कॉल सुबह वन करू सा हू वन करू सा यह वन दपान हे वन प्रेरियो आज वोत 2 ؤری वन 8 दह प्रेरियो 10 प्रेरियो वन प्रेरियो सा 10 ना कड़ान वन कर मेहरबानी कर वत रिटायरमेंटस तम अड़ गई यमो 7 मज गई खबर कत्या तम पे रिश्त वन गयक हत लट गयक तोत सेक्रेटरी गई डायरेक्शन आय तुहद सदा शुक्रिया तुह करव कॉल तो उम्मीद मुतल्लिक महकमा यानी यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स महकमे के जिम्मेदार आसन तिम बोजन ये कत तिम तुलन अत पे कदम ताकि तुहद इस मसल तो जल्दी जल्दी ये मसल ये हल कर। फिलहाल कॉलर ब्या हेलो 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 जी हेलो नाम बताएं नाम बताएं कहाँ से? हेलो आपकी आवाज आ रही है, नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अब्दुल अजीज डार वालद अब्दुल अहद डार नूरबाग शुंगली पोर पे जी क्या वन इंदिरा आवास योजना तहत 18 लटि कोर मे फोन बहुत गरीब पसमंद तथ मे किस्त वातान बह गोस खराब ये मे कन दुतमुत कन दियावनो बह गोड़े कन दियावनो बह दोपुक क्या वती कलकत किस्त आज गई 18 मतलब 3.5 ؤری गई 3.5 ؤری गई किस्त आव इंदिरा आवास योजना आसान टाउन एरिया ब्लॉक डेवलपमेंट बेमने हाउसिंग सह अच्छा 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 हाउसिंग डिपार्टमेंट हाउसिंग DC ऑफिस सूझमुत सह केस तमो वोन मे दोपुक हसा त्रो किस्त आज तान त्रोक न कहन किस्त दोपुक एडिशनल DC निश फाइल तो फहीम सबन वो DC सबस निश गयो ना पान ना पानी जनाब गई ना कहीं तो मगर हूँ वो फहीम सबन मे शूरियत अकाउंट नंबर की कलकत वती किस्त पे दोपन है वन हसा गई सो एडिशनल DC निश कापी मगर आज तान वोत न खुदा रसूल गवाह ये कन वह मे वजम ओनमुत यह कन पोस तम कर्जदार बह गोस मार मान खतर कर खुदा थाई। चलो अस उम्मीद तुज कत वस करो कोशिश ये मुतलिक जिम्मेदारन तक वातन तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो इख्तिताम होने को जा रहा है, लेकिन एक और कॉलर हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हेलो हेलो जी हेलो जी अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब काजी कोंड इलाका कोंड बिल्कुल बिल्कुल रिसीविंग स्टेशन बनोमुत गवर्नमेंटन मगर सह हर साल वन कि ये गर्मी टाइम वन दपान अत करो यह करो यह ओवरलोड गसान मगर वनकन ये पोस आमुत मगर वन दोहरी दपान करो मगर गसान कहीं ये वंद सान खतर इलाके कोंड खतर बनान मुसीबत मेहरबानी कर वातन तुम सन कत कि अगर पोस तुमुत बाकी चीज तुमुत यह क्या गसान ये मतलब अति रिपेयर शुक्र गुजार कि तुम करू प्रोग्रामस मज कॉल तो युत तुम वोनव कि रेत कलिस दौरान गई अमिच रिपेयरमेंट इन कर ताकि वंद कालस दौरान ये पेहन लूकन मुश्किलात तुलन कह
और इस बीच चलते चलते आपको ओलंपिक्स के हवाले से अपडेट करते चलें, चूंकि ओलंपिक्स खामोशी के साथ हो रहे हैं कोविड-19 के बीच में। 68,000 से जहां पर स्टेडियम के अंदर तमाशाई टोक्यो गांव के अंदर यानी जापान में बैठा करते थे, वहां पर खामोशी के साथ हुआ है। और दो बड़े अपडेट इस वक्त आ रहे हैं कि भारतीय हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को 3-1 से शिकस्त दी है। और दूसरी बात, तीरंदाजी के अंदर भी दीपिका कुमारी और प्रवीण कुमार की तरफ से पहली कामयाबी हासिल कर क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली गई है। दोनों की तरफ से चाइनीज ताइपी जोड़ी को 5-3 से हराया गया है। और इस वक्त पहला ऐसा मौका है जब कोविड-19 के बीच 125 साल की तारीख में आज ओलंपिक्स एक बार फिर जरूर इस तराजे के बीच में खड़े हुए हैं, लेकिन जापान के अंदर बेहतर इंतजाम के साथ 11,000 खिलाड़ी मुख्तलिफ ममालिक के इस वक्त अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका समेत मुतअद्दिद जो वफूद हैं खिलाड़ियों के, वो यहाँ पर पहले ही पहुंच चुके हैं और खेलों का आगाज हो चुका है। चलिए, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान साहिल अमीन और आसिफ रशीद को आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की दीजिए इजाज़त। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।